करंटली क्या क्या पब्लिक हेल्थ इश्यूज इस वक्त पाकिस्तान फेस कर? सबसे पहले तो हमारे पास एक्सपोजर इस वक्त हुआ है चिकनगुनिया का, डेंगू का, और हम रिसेंटली कोविड से निकले और उसके बाद हमने देखा कि कोविड की 3 to 4 वेव्स आई हैं एंड देन आफ्टर डेंगू का इतना बड़ा एक्सपोजर आया, स्टिल हम चिकनगुनिया से फाइट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये इस वक्त सबसे ज़्यादा मेजर हमारे पास हैं जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए। वर्ल्ड की पूरी बात करूँ तो इस वक्त यूके में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है और आया डेफिनेटली अफ्रीका की साइड से है। तो अफ्रीका और यूके इस वक्त बहुत ज़्यादा मंकी पॉक्स से डील कर रहे हैं। पाकिस्तान में मैं कहूँगी कि इस वक्त शुक्र है खुदा का कि पेशेंट्स कम हैं इसके, बट अगेन फ्यूचर में अगर हमने इस पे पहले से कंट्रोल नहीं किया तो फ्यूचर में हमें काफ़ी इसकी वो कंसर्न्स होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बैठक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया रफीक। आपको पता ही है कि बैठक प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं हमारे ख़ास मेहमानों से जिन्होंने अपनी फील्ड में एक नुमाया पोजीशन जो है वो हासिल की हुई होती है अपनी मेहनत के बलबूते पे, अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे। आज भी हमारे साथ एक बहुत ही मायानाज शख्सियत मौजूद हैं। पेशे से डेंटिस्ट भी हैं और पब्लिक हेल्थ सेक्टर में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक हेल्थ सेक्टर, साथ ही साथ जो है वो अपना क्लिनिक ओन भी करती हैं और बकाए मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी बड़ा प्रोमिनेंट इनका एक रोल है जिस पे हम बात करेंगे। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर नमीरा कमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर आफिया, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स लवली हैविंग यू हियर। सेम है, सेम। बहुत कुछ आज हम सीखेंगे, जानेंगे, बेसिकली डेंटिस्ट्री के हवाले से भी, पब्लिक हेल्थ के हवाले से भी और थोड़ा बिजनेस के हवाले से भी, सिंस शी ओन्स हर क्लिनिक। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मुझे बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं कि डेंटिस्ट्री आउट ऑफ ऑल द प्रोफेशंस आपने डेंटिस्ट्री ही क्यों सिलेक्ट की? Well, initially it's not my choice. It's not my choice, but in the end, finally, I love my profession now. And dentistry choose करने का एक ये था जो मेन रीज़न था उस वक्त कि MBBS is too tiring, जो मैंने सुना था और जो मेरे पेरेंट्स हैं। एक्चुअली माई एल्डर सिस्टर इज़ ऑल्सो डेंटिस्ट। तो माई मदर रियली वांटेड कि मैं डेंटिस्ट्री परस्यू करूँ एंड शी सेड कि MBBS इज़ टू टायरिंग, उसके अंदर लड़कियों के नाइट शिफ्ट्स होते हैं एंड बहुत सारी फीमेल्स उसे कंटिन्यूसली परस्यू नहीं कर पाती, स्पेशली आफ्टर मैरिज। तो शी रियली वांटेड कि मैं कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ करूँ जो मैं हमेशा परस्यू कर सकूँ कंटिन्यूसली। तो इस वजह से she wanted me कि मैं डेंटिस्ट्री चूज़ करूँ एंड So dentistry was forced on you. Yes. This is how, इस तरह उन्होंने डेंटिस्ट्री के प्रोफेशन को सिलेक्ट किया। बट डॉक्टर साहब, अंदर से भी तो एक आता है, कुछ फीलिंग आती है, समथिंग यू नो कि हाँ चलो ये मैं कर सकती हूँ। सो वर यू कॉन्फिडेंट इनफ कि ये मैं कर सकती हूँ या यू वांटेड टू बिकम समथिंग एल्स? इनिशियली आई वाज अ टॉम बॉय व्हेन आई वाज किड। तो मुझे बिल्कुल ये था कि मुझे इंजीनियरिंग की फील्ड चूज़ करनी है। आई वाज रियली गुड इन मैथ्स, तो या तो कंप्यूटर साइंसेज या इंजीनियरिंग की तरफ जाना था, बट इवेंचुअली नहीं हो सका। बट आफ्टर सम टाइम जब मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, ग्रेजुएशन भी मैंने बकाई से ही किया हुआ है, तो जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया देन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, दिस इज़ इट, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, है ना? हाँ, दैट माई पेरेंट्स चूज फॉर। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, आई कैन एक्चुअली टोटली रिलेट टू इट टू, बाय द वे। चलो ये तो ज़बरदस्त हो गया। सो कुछ भी करके, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ने जो आपके लिए रास्ता बनाया होता है वो कुछ भी करके आपके सामने पहुंच जाता है। एग्जैक्टली पहुंच जाते हैं वहाँ तक। तो ये आपका डेंटिस्ट्री सिलेक्शन का इसके पीछे बैकग्राउंड था। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर ये आपने माशाल्लाह पूरी डेंटिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद आप पब्लिक हेल्थ की साइड पे यू वेंट टुवर्ड्स दैट, आपने मास्टर्स किया पब्लिक हेल्थ में। तो पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स आपने क्यों परस्यू किया? वेल इस वजह से किया कि मुझे ऐसा लगा कि उसमें ज़्यादा एक्सपोजर मुझे मिलेगा मेरी फील्ड को, क्योंकि पब्लिक हेल्थ इटसेल्फ इट्स अ वेरी 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 वास्ट फील्ड एंड डेंटिस्ट्री मैं समझती हूँ इतनी फिर भी वास्ट नहीं है, स्पेशली इन पाकिस्तान जितनी पब्लिक हेल्थ है। और टू बी ऑनेस्ट हमारी कंट्री को इस वक्त नीड है पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की। आपको पता है इधर हमारे पास बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल डिज़ीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। तो उन सब को मद्देनज़र रखते हुए आई चूज़ कि मैं पब्लिक हेल्थ की फ़ील्ड चूज़ करूँ और डेंटिस्ट्री को इसके अंदर इनरोल करूँ।
हाँ, बिकॉज अगर बात की जाए तो बहुत सारे पब्लिक हेल्थ इश्यूज डेंटल साइंसेज से भी रिलेटेड है। बिल्कुल ऐसा है। आप जब बात करते हैं अवेयरनेस की, तो जहाँ बाकी सारी मेडिकल की इतनी अवेयरनेस नहीं है, वहाँ मुझे लगता है कि दांतों और मसूड़ों के भी बहुत सारे मसाइल जो हैं आम इंसान को नहीं पता होता। बिल्कुल, स्पेशली एक बार उन्होंने ब्रश कर लिया पूरे दिन में, अगर कर लिया तो दैट इज, मतलब मैं That's enough, yes. दैट्स इनफ। हालांकि सिर्फ वो चीज़ काफ़ी नहीं है, एक बाकायदा पूरा प्रोटोकॉल होता है और इनको दांतों को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करना पड़ता है। और सब अब आप मुझे बताइए कि करंटली क्या क्या पब्लिक हेल्थ इश्यूज इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है? सबसे पहले तो हमारे पास एक्सपोजर इस वक्त हुआ है चिकनगुनिया का, डेंगू का, और हम रिसेंटली कोविड से निकले और उसके बाद हमने देखा कि कोविड की 3 to 4 वेव्स आई हैं, एंड देन आफ्टर डेंगू का इतना बड़ा एक्सपोजर आया, स्टिल हम चिकनगुनिया से फ़ाइट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये इस वक्त सबसे ज़्यादा मेजर हमारे पास हैं जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए। तो येस, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, एग्जैक्टली यही सिनेरियो है। और डे बाय डे मैं कहती हूँ रोज़ाना ही कोई नई चीज़ सुनने को मिलती है। अभी रिसेंटली जो हम लोग मैं और आप सुन रहे हैं कि एयरपोर्ट पे मंकी पॉक्स का पेशेंट आइडेंटिफाई हुआ, वो वहाँ से आया था, वो सऊदी से आ रहा था, वो अफ्रीका से आ रहा था, वो मंकी पॉक्स लेकर आ रहा है। तो ये मंकी पॉक्स के हवाले से आजकल क्या काम हो रहा है? पाकिस्तान में इस वक्त पेशेंट्स भी इतने मोस्टली तो नहीं हैं, सिर्फ हाँ अल्लाह का शुक्र है। बट अगर मैं वर्ल्ड की पूरी बात करूं तो इस वक्त यूके में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है और आया डेफिनेटली अफ्रीका की साइड से है। तो अफ्रीका और यूके इस वक्त बहुत ज़्यादा मंकी पॉक्स से डील कर रहे हैं। पाकिस्तान में मैं कहूँगी कि इस वक्त शुक्र है खुदा का कि पेशेंट्स कम हैं इसके, बट अगेन फ्यूचर में अगर हमने इस पे पहले से कंट्रोल नहीं किया तो फ्यूचर में हमें काफ़ी इसकी वो कंसर्न्स होंगे कि हो सकता है काफ़ी बढ़ सकते हैं केसेस। बिल्कुल बढ़ सकते हैं केसेस। तो डॉक्टर साहब क्या इससे रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए? ज़रा नहीं वैक्सीनेशन जो वैक्सीनेट करवा ले अपने आप को, क्या प्रिकॉशंस एक नॉर्मल इंसान को लेने चाहिए व्हेन इट कम्स टू मंकी पॉक्स एक्सपोजर? बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा हम इससे वैक्सीनेशन से सिक्योर कर सकते हैं खुद को, बट अगेन जो हमारी बेसिक हाइजीन होती है ना, जो बेसिकली पब्लिक हेल्थ का मेन पॉइंट है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा हाई-फाई मेडिसिन की तरफ नहीं जाना। हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सही है? तो हमें जो है क्योर के ऊपर सिंपल नहीं जाना, ट्रीटमेंट की तरफ हम बाद में जाएंगे, प्रिवेंशन पे हमें डील करना है। तो प्रिवेंशन में जो बेसिक हाइजीन है उसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि हमें सबसे पहले तो हैंड वॉशिंग, अपना जो क्लीनिंग के ऊपर इतना ज़्यादा मतलब क्लीनिंग पे बहुत ज़्यादा हमें फोकस रखना है। सबसे ज़्यादा बढ़कर हमारी जो हैंड वॉशिंग टेक्निक्स होती हैं, नो वन नोज़, जबकि हमारे अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो हमारे जो इस्लाम में वज़ू के तरीके बताए हैं, बिल्कुल उसके अंदर हमारी सारी बेसिक चीज़ें जो स्पेशली जो क्लीनिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें बताए गए हैं, और अगर हम उसी को दिन में 5 टाइम्स फॉलो कर लें तो आई थिंक हम उस बहुत ज़्यादा डिजीज़ से बच सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बट डेफिनेटली इतना हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली जो हमारा लोअर तबका है उसके पास बिल्कुल भी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। अगर मैं इसी चीज़ को डेंटिस्ट्री पे वो करूँ लाकर तो फिर सेम गोस के हमारे पास बिल्कुल भी ओरल डिजीज़ की अवेयरनेस नहीं है। हमेशा हमारा ये होता है कि एक फेयरनेस होती है लोगों के अंदर कि भाई हम बहुत ज़्यादा डर रहे हैं डेंटिस्ट के पास जाने से, जबकि नो वन नोज़ के हर चीज़ का गेटवे जो होता है ना आपकी ओरल कैविटी होती है। ओरल कैविटी एंड हैंड्स, बेसिक डिजीज़ जो आपको लगती हैं या बेसिक मेजर डिजीज़ वो सब की सब या तो हैंड से लगती हैं या ओरल कैविटी से लगती हैं। बिल्कुल, तो हमें 2 चीज़ों का अगर हम ख्याल रख लें, एक ओरल कैविटी का और एक अपनी हाइजीन का, बेसिक हाइजीन का, तो आई थिंक हम बहुत सारी चीज़ों से और डिजीज़ से बच सकते हैं इस वक्त। वेरी ट्रू, एग्जैक्टली यही सिनेरियो। डॉक्टर साहब बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो है पब्लिक हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना क्लियर नहीं है कि अगर उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में पब्लिक हेल्थ को परस्यू करना है तो पब्लिक हेल्थ बेसिकली होती क्या है, उसमें क्या चीज़ यू लर्न एंड क्या चीज़ यू प्रैक्टिस? अच्छा, राइट नाउ मैं कहूँगी कि पहले अगर मैं पहले से देखूँ तो पहले बहुत पुरानी फील्ड है ये पब्लिक हेल्थ की, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस
में किया हुआ है, बट इसके अंदर अब बहुत ज़्यादा एवेल्यूशन हुई है चीज़ों की, सब्जेक्ट्स की। तो इसमें मैं कहूँगी कि इट्स अ बेस्ट थिंग, स्पेशली अगर आपने MBBS या BDS किया हुआ है, या फिर इवन आपने सोशियोलॉजी लिया हुआ है, अलाइड किया हुआ है, नर्सिंग अगर आपने की, उसके आगे आपका बहुत ज़्यादा स्कोप है पब्लिक हेल्थ के अंदर। इसके अंदर बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग, तो उसके आगे भी फिर आप किसी एक सब्जेक्ट को लेकर परस्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली आप पब्लिक हेल्थ करने के बाद जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन सकते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो भाई पब्लिक हेल्थ इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, और अगर आप इसको प्रॉपर्ली सीख के परस्यू करते हैं तो इट विल लीड टू लॉट ऑफ, मतलब बहुत सारे रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। बट डॉक्टर साहब साथ ही साथ माशाल्लाह यू ओन योर डेंटल प्रैक्टिस एज वेल। तो मुझे ये बताइए कि इतना सब कुछ करते हुए, क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी से भी रिलेटेड है, वहाँ पे भी, उस पर भी हम अभी आते हैं, लेकिन पहले मुझे बताइए कि डेंटल प्रैक्टिस आपने सेपरेटली खोली। आजकल मैं बहुत सारे डेंटिस्ट को देख रही हूँ कि वो अपनी सेपरेट डेंटल प्रैक्टिस नहीं खोलना चाहते हैं, बिल्कुल, और इसके मल्टीपल रीजंस हैं जो आप और मैं समझते हैं। और अक्सर और बेशतर हम लोग, जिस तरह हम लोग के सोशल मीडिया पे ग्रुप्स हैं, तो मैं वहाँ पे ही पढ़ती हूँ कि इतनी इन्वेस्टमेंट लगा के वॉक इन पेशेंट सब कोई ख़ास होते ही नहीं है, सबके रेफरेंस बेस ही होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ से डर के अब अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, किसी के साथ क्लिनिक में ईदर बिकम एम्प्लॉय या वो कमीशन बेसिस पे होते हैं। तो आपने उस सिनेरियो के बीच में आपने सोचा कि मैं अपनी खुद की डेंटल प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करूं। बिल्कुल। वेल इसमें मैं कहूँगी कि अगेन मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल था इसके अंदर, एंड मेजर जो रोल, जी बिल्कुल मामा का रोल। तो इससे पीछे का जो कॉन्सेप्ट देखा जाए वो ये था कि मैं चाहती थी, और मेरी मदर स्पेशली चाहती थी कि किसी भी वजह से या फिर आफ्टर मैरिज मेरी प्रैक्टिस ना रुके, ठीक है, मैं कहीं ना कहीं अपने कैरियर से लिंक रहूं। तो इस वजह से बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे का यही था कि मुझे अपने कैरियर पे फोकस करना है, आइदर दिस वे और दैट वे। तो बहुत बड़ा डिसीजन था उस वक्त, क्योंकि कोविड में खोला था मैंने अपना, तो उस वक्त तो वैसे ही पेशेंट फ्लो, बहुत सारे लोगों ने क्लिनिक्स बंद किए, बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स, स्पेशली वो क्लिनिक जो हॉस्पिटल से अलाइन थे, वो उस वक्त बंद कर दिए थे, क्योंकि हमारा यही था कि कोविड हमारे इसी से ओरल कैविटी वगैरह से स्प्रेड हो रहा है। बट उस वक्त जो था, मेरे ख्याल में जो मेरा मेजर चंक बना पेशेंट्स का, वो उस दौर में बना क्योंकि बिल्कुल कोविड के टाइम पे, क्योंकि उन्हें पेशेंट्स को डेफिनेटली जब पेन होता है, आपको पता है कि टूथ का पेन जो होता है वो थर्ड मोस्ट अनबेरेबल पेन होता है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो पेशेंट्स को जाना होता है, एंड लिटरली मेरा कोई रेफर पेशेंट नहीं था, मेरे पास वॉक इन पेशेंट्स बहुत आए, जो कि फिर डेफिनेटली कि आपको पता है कि हमारी फील्ड में एक बार एक का पेशेंट का सही आप ट्रीट कर दो तो फिर आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल रेफरेंसेस फिर खुद ही बन जाते हैं। तो वो जो मेजर चंक था मेरे पास, वो कोविड में बना, एंड आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि उस वक्त का डिसीजन मेरा बहुत अच्छा था कि मैंने किया। एंड आपने सेकंड बात की कि लोग डरते हैं कि अपना खुद का क्लिनिक ओन करने से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत है। तो मेरे ख्याल में कि आपको, अगर आपके पास, हम इतनी महंगी हमारी पढ़ाई है इस वक्त राफिया, कि मेरे ख्याल में कि बिल्कुल कि प्राइवेट का तो इस वक्त बहुत ही कम लोग सोच सकते हैं कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कहीं से मेडिकल करो इस वक्त। आपने भी प्राइवेटली किया? बिल्कुल प्राइवेटली किया। हैट्स ऑफ टू आवर पेरेंट्स फॉर दैट। बिल्कुल हैट्स ऑफ। बट स्टिल मैं यही कहूँगी कि अगर आपका जितना आपने इन्वेस्ट अपनी पढ़ाई पे किया है ना, आप अपने पेरेंट्स से कहें कि उसके बाद एटलीस्ट उसका हाफ कि आपके लिए रख दें, या फिर आप ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस या ड्यूरिंग आप अपने मेडिकल ग्रेजुएशन के अंदर ही आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें, वहाँ से अर्न करना शुरू करें। और इस वक्त तो मेरे ख्याल में राफिया हमें इतना अवेयरनेस नहीं थी जितना आजकल की जेनजी को अवेयरनेस है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा अर्निंग के बहुत ऑप्शंस हैं। हाँ। जैसे कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स हो गए, आप अपना यूट्यूब चैनल खोलें, कुछ भी अगर आप ज़रा भी इंफॉर्मेशन डेंटिस्ट्री की दे रहे हैं, गेमिंग चैनल, बिल्कुल गेमिंग चैनल्स खोलें, जो भी करें, हाँ, फिर उससे आप अर्निंग करके अपना एक डेंटल क्लिनिक इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बिल्कुल आजकल अर्निंग के बहुत ऑप्शंस हैं, बट आई थिंक कि इट्स अ बेस्ट डिसीजन, स्पेशली उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो अपना आगे कैरियर बिल्ड करना चाहती हैं, और उन्हें ये है कि यार मैरिज के बाद मेरा ऑप्शन ये ख़त्म हो जाएगा, मैं अपना कैरियर पे फोकस नहीं कर पाऊँगी।
होगी तो आई थिंक डेंटिस्ट्री इज़ द बेस्ट फील्ड फॉर यू, क्योंकि इसके अंदर कोई आपको लेट नाइट शिफ्ट्स नहीं होती। हाँ, आपका खुद की बिल्कुल इमरजेंसीज नहीं होती। आपका 5 to 6 आवर्स का वर्क होता है, आप उसके अंदर वर्क करें, अपने पेशेंट्स बिल्ड करें, साथ ही साथ आप ये भी तो देखिए, मुझे लगता है ये फील्ड इज एक्सट्रीमली सैचुरेटेड एट द मोमेंट। हर साल अगर सिर्फ कराची से बात करें तो 7-8 डेंटल कॉलेजेस हैं बिल्कुल, जिनमें से अगर देखा जाए तो प्राइवेट भी देखा जाए तो 50 करके कुछ 400-500 ग्रेजुएट तो हर साल सिर्फ कराची ही प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल ये 400-500 ग्रेजुएट को अकोमोडेट करने के लिए कैपेसिटी नहीं है। इसी तरह मैं सिर्फ कराची की बात कर रही हूँ, अब हम थोड़ा लाहौर और जगहों पे भी चले जाएं जहाँ बड़े बड़े मेडिकल डेंटल कॉलेजेस हैं। सिर्फ मेडिसिन में नहीं, डेंटल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है। बिल्कुल तो है। क्या आप रिकमेंड करेंगी अब लोगों को कि वो इस फील्ड में आए या दे शुड मूव टुवर्ड्स अदर न्यू फील्ड्स एज वेल? वेल मेरा बिल्कुल मिक्स आंसर है इसमें, इस वजह से क्योंकि मैं एक तो बिल्कुल लोगों को रिकमेंड करूँगी कि वो इस फील्ड की तरफ आएँ, बट सेकेंडली मैं ये कहूँगी इस फील्ड को सिर्फ करके छोड़े नहीं, ठीक है? क्योंकि एज़ यू नो कि मैं बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी से लिंक हूँ और उधर जब हमने 2023 का डेटा निकलवाया तो राफिया यू आर शॉक्ड कि हमारे जो 70% फीमेल्स ने जो उस ईयर ग्रेजुएट किया था उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4% फीमेल्स अपने कैरियर को परस्यू कर रही थी। हाँ, बाकी नहीं कर रही थी। तो आई थिंक कि उस चीज़ को करके छोड़े नहीं, क्योंकि बात वही होती है कि आप अपनी सीट ज़ाया करें, ठीक है? अगर आपने छोड़ दी तो डेफिनेटली सैचुरेशन हमारी गवर्नमेंट के उसमें तो होगा कि सैचुरेशन हो रही है, बहुत फीमेल्स ग्रेजुएट कर रही हैं, बट अगेन बात यही होगी कि वो आगे कुछ परस्यू नहीं कर रही। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि आप बिल्कुल करें, बट आगे आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसी ना किसी फील्ड में ज़रूर करें ताकि आपको अपना एक कैरियर मिल जाए, फोकस्ड कैरियर, कि आपको हाँ इसके बाद ये करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने MS किया पब्लिक हेल्थ साइंसेज में, उसके अंदर मेजर मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लिया क्योंकि मुझे उसके अंदर इंटरेस्ट था। एंड फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला मेरा यही है कि मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ही जाऊंगी, क्योंकि या फिर हॉस्पिटल केयर मैनेजमेंट में डेफिनेटली, क्योंकि स्टिल मैं वर्क भी एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में ही कर रही हूँ तो मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ कि मैं ये करूं। बट अगर मैं बैक इन 2019-18 जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तब मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड की तरफ जाऊंगी, क्योंकि मेरे जहन में सिर्फ ये था कि अगर मैंने BBA या MBA किया है तो ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड्स की तरफ जा सकती हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे पास जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा लैकिंग है वो है स्टूडेंट काउंसलिंग की, ठीक है? कैरियर काउंसलिंग होती ही नहीं है स्टूडेंट्स की, ना ही तो ग्रेजुएशन लेवल पे, ना पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, और ना ही इंटर और मैट्रिक लेवल पे। आप यू रिलेटेड टू बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी राइट नाउ, क्या वहाँ पे ग्रेजुएट्स जो अभी अंडर ग्रेड हैं उनकी काउंसलिंग होती है कि आप क्या फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, व्हाट आर योर रिसोर्सेज, आप इसके हिसाब से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, आप और क्या आप फर्दर एजुकेशन कहाँ लें, व्हाट आर योर स्कोप्स, क्या उनको गाइड किया जाता है? बिल्कुल, रिसेंटली ही अभी 2 days बिफोर हमारे यहाँ एक कैरियर काउंसलिंग हुई जिसके अंदर हमने बच्चों को पाथवे दिया कि हम खुद भी उनका ORE के अंदर हेल्प करेंगे। ORE इज़ अ UK एग्ज़ाम, इंग्लैंड बेस्ड एग्ज़ाम, तो जो आफ्टर डेंटिस्ट्री आप परस्यू कर सकते हैं। सी दैट इज माय पॉइंट। जी देखिए, अब होता यही बात, अब खुद वहीं पे आ गई। जी सैचुरेशन इतनी हो गई, जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो तो बाहर के एग्जाम्स देके चले जाते। बिल्कुल, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं वो यहीं पे बेचारे हाथ पांव मारते रह जाते हैं, फिर उनको और अपनी कुछ और डिग्रीज करनी पड़ती हैं, कुछ और करना पड़ता है ताकि वो ऑल्टरनेट चीज़ों की तरफ से कहीं से तो उनका अर्निंग शुरू हो। बिल्कुल ऐसा अगर वो किसी क्लिनिक में एम्प्लॉय होते हैं तो आपको खुद भी बताएगी कितनी स्केल चल रहा है, तो उसमें आप एक घर फैमिली बनाने का तो सोच नहीं सकते। ठीक, तो बहुत सारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, अगर 400 लोग कराची से निकल रहे हैं तो उनमें से मुश्किल से 50 के पास वो रिसोर्सेज होंगे कि वो ORE या फिर वो ऑस्ट्रेलिया साइड पे या US साइड पे वो निकल जाए। हार्डली 50 होंगे, बाकी 350 आर हियर। अच्छा, इसमें राफिया मैं आपका बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझी और इसका मैं आंसर इस तरह से दूंगी कि राफिया हम ये समझते हैं कि हमें बहुत रिसोर्सेज चाहिए आउट ऑफ कंट्री मूव करने के लिए या इवन यहाँ पे अपना सेटअप डेवलप करने की। थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जिसके एग्जाम्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ORE करने का ही अगर आप बात करें तो एक ORE का ही टेस्ट जो है, जहाँ तक लास्ट मुझे पता चला था, तो दैट वाज सम $1,600
यू नो अब ऑब्वियसली वो और बढ़ गया होगा, मैं एक जमाने पहले की बात इसके अंदर डेफिनेटली जब हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट्स की, तो इसके अंदर ऑप्शंस हैं। अगर आप डेफिनेटली इस चीज़ के पीछे जाएंगे कि आपको, देखिए 2 पाथवेज होते हैं, या तो आप पीआर के पीछे जाएं, ठीक है, या फिर आप ये कहें कि आपको कैरियर बिल्ड करना है अपना, आप इस तरह ऐसी कंट्री में मूव करें जहाँ पे रिसोर्सेज कम रिसोर्सेज में आप अच्छे जा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप अपनी कंट्री में कर सकते हैं तो अपनी कंट्री में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं, की लाइन में लगे हुए होते हैं, बाहर से ग्रेजुएशन इज अगेन मास्टर्स इज अगेन वेरी एक्सपेंसिव, तो बहुत सारे लोग यहीं पे जो एक ट्रेडिशनल डिग्रीज एमसीपीएस और एफसीपीएस बना हुआ है, तो वो उसकी लाइनों में सालों सालों लगे रहते हैं। एफसीपीएस पार्ट 1 क्लियर करते हैं, 2 की ट्रेनिंग नहीं मिलती, एफसीपीएस पार्ट 1 एक्सपायर हो जाता है, फिर दोबारा पार्ट 1 देते हैं, फिर 2 की ट्रेनिंग नहीं मिलती, फिर वो एक्सपायर हो जाता है। आई नो अ लॉट ऑफ ग्रेजुएट्स जो आज तक उसी सिनेरियो में फंसे हुए हैं, उनको 10-10, 15-15 साल हो गए ग्रेजुएट है, पार्ट 2 की ट्रेनिंग नहीं मिल रही। अच्छा, इसका आंसर ये मैं आपको दूंगी कि डॉक्टर आफिया, हमारे पास इस वक्त बहुत इमर्जिंग फील्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल एजुकेशन की फील्ड है, हम डेंटिस्ट्री, एमबीबीएस, इसके बाद हम मेडिकल एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। एंड मेडिकल एजुकेशन इज़ लाइक कि आप बीए के बाद बीएड कर रहे हैं, सही है, या एमए के बाद आप बीएड कर रहे हैं, तो इट्स लाइक सेम, जिसके अंदर हम बेसिकली एजुकेशन के जो कोर्सेज होते हैं वो डेवलप कैसे होते हैं एमबीबीएस और बीडीएस के, इट्स ऑल अबाउट दैट, ठीक है। तो हम मेडिकल एजुकेशन इस बहुत इमर्जिंग फील्ड है, हम उसके अंदर अपना आपको इन्वेस्ट कर, अपना रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन करा रहे हैं इस वक्त जो है, इस वक्त डाउ यूनिवर्सिटी करवा रही है, जेपीएमसी इस वक्त करवा रहा है, इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके अलावा भी जो करवा रही हैं। डिजाइनिंग में आ जाएगा, बिल्कुल करिकुलम डिज़ाइनिंग में आएगा। और हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इसके बाद आपका जो पीएमडीसी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग कि इफ़ आप ये कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे लग सकते हैं, ठीक है, एंड डेफिनेटली आपकी अर्निंग बहुत होगी। हम अगेन एमएसपीएच है, एमएस इन पब्लिक हेल्थ साइंसेस, उसके बाद आपको एक बहुत वास्ट मेजर फील्ड मिलती है। उसके बाद आप एनजीओज में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, एनजीओज में जॉब हो सकती है आपकी, डेफिनेटली मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में हो सकती है, डिफरेंट जगहों पे आपके स्कोप बन सकते हैं। सेकेंडली, आप पॉलिसी मैनेजमेंट, पॉलिसी डिज़ाइनिंग करते हैं पब्लिक हेल्थ साइंसेस के अंदर, तो पॉलिसी डिज़ाइनिंग के बाद आपका गवर्नमेंट की तरफ भी, बिल्कुल, तो उसके अंदर भी आपका एक गवर्नमेंट साइड भी एक्सपेक्ट, आप उसे भी वो फाइंड आउट कर सकते हैं उसके अंदर आपका कैरियर। एंड सेकेंडली, थर्डली, अगर मैं आपको ये बात बताऊँ तो हमारे पास एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, तो उसके बाद अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका बिल्कुल जैसे हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं, या ये डिफरेंट हमारे जो मेडिकल के होते हैं, इवन आप जैसे सारी फील्ड्स में डेंटल हैंड वर्क कहाँ रह गया? डेंटल हेल्थ वर्क अगर आप ये करें तो आप मास्टर्स कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं आप अपनी फील्ड के अंदर, जैसे आप ओरल पैथोलॉजी में एमफिल करें, आप कम्युनिटी डेंटिस्ट्री में करें, ये कम्युनिटी मेडिसिन में आप एमफिल करें, तो इस तरह भी आप अपनी फील्ड को कर सकते हैं। अगेन बात वही आती है कि कैरियर काउंसलिंग नहीं है, हम सिर्फ एफसीपीएस से या एमसीपीएस से आगे ही नहीं निकल रहे कि इसके अलावा हमें पता ही नहीं है, बहुत लोग नहीं निकल रहे, बिल्कुल नहीं निकल रहे, देन दे गो फॉर अल्टरनेट फील्ड्स, बिल्कुल ऐसे ही है, या तो वो आपको बताया, या तो आईटी में कुछ करना शुरू कर देते हैं, वहाँ के कोर्सेज कर लेते हैं, बिल्कुल, उसमें ऑब्वियसली क्योंकि बहुत उन्हें एकदम से बूम मिलता है, तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डेंटिस्ट ऑफ माय बैच एज वेल जिन्होंने अपनी फील्ड को ऑब्वियसली खैर बात किया कि दे शिफ्टेड टुवर्ड्स अदर फील्ड्स एंड दे डूइंग रियली वेल, एक्सट्रीमली वेल। इन फैक्ट वन ऑफ माय फ्रेंड इज इन सऊदी एंड ही इज इन सम सऊदी पेट्रोलियम एंड ही इज डूइंग अमेजिंग ओवर देयर। तो मैंने कहा कि भाई ये तो ज़बरदस्त बात होगी, बट अगेन मुझे दुख इस बात का होता है कि पाकिस्तान में रहते हुए जब आप पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट करें, एक तो हमारी डिग्री बाहर एक्सेप्ट नहीं होती, आपको ऑब्वियसली उनके हिसाब से एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर आप वहाँ पे जाके उस पे जाते हैं। बल्कि इनफैक्ट अगर आप यूएस ऑप्ट करें तो आपको 3 साल का डीडीएस भी करना पड़ता है, तो ये वाला सिनेरियो। फिर उसके बाद ऑब्वियसली इन सब चीज़ों में बहुत फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो जब भी ऑप्ट करें आप बीडीएस के लिए तो आप अपना मिटिगेशन प्लान ज़रूर रखें, आप एक प्लानिंग के साथ ज़रूर करें कि मेरे पास इतना होना चाहिए कि मैं अपनी बीडीएस के 4 साल के बाद हाउस जॉब के बाद मैं ये भी करूँ, ये भी कर लूँ, और मेरे पास इस तरह। मुझे लगता है कि ये वाली काउंसलिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके ओए लेवल या इंटर लेवल पे ज़रूर होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ओए लेवल पे होनी चाहिए। एंड सेकेंडली मैं फिर से ही बात कहूँगी कि एमबीबीएस एंड बीडीएस इज़ नॉट द लास्ट ऑप्शन। अगर आपने मेडिकल चूज़ किया ही है, आप फिजियोथेरेपी पे जा सकते
जा हैं, सकते हैं? आप फार्मेसी की साइड पे जा सकते बिल्कुल जा हैं। सकते इस वक्त हैं। हमें बहुत नीड है ऐसी मेडिसिन की जो हम खुद डेवलप करें, और आप एज अ अच्छा गुड एज अ फार्मासिस्ट बनकर आप ये कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान को आप अभी डेवलप, आजकल आपको फार्मासिस्ट से फार्मेसी पे खड़ा हुआ नजर आए। बिल्कुल ऐसे ही है, जबकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस फील्ड में। अगर आप उसकी डिग्री देखें, अगर आप उसकी नॉलेज और जो जिसमें वो पढ़ा हुआ है इस बेचारे ने, लेकिन वो बेचारा वो सब कुछ परस्यू नहीं कर पा रहा, बिल्कुल नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि अच्छा एक तो होता है हमारा कि हमें कैरियर कौन सा चूज करना है, और सेकंड होता है कि हमने अपनी जॉब्स कहाँ अप्लाई करनी है। तो जो ग्रेजुएट्स हो जाते हैं उन्हें ये भी नहीं पता होता कि आगे उन्हें ग्रेजुएशन, एग्जैक्टली ग्रेजुएशन तो हो गई, अब आगे क्या। 3-4 साल बेचारे पागलों की तरह, हाँ, और मैं क्या करूँ, उसके बाद दे डू नॉट हैव एनी क्लू कि बस हम आगे क्या करेंगे। एग्जैक्टली दे आर लॉस्ट आफ्टर दैट, दे आर लॉस्ट आफ्टर। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह बकाया मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी एक आपका एक रोल है, उसके बारे में बताइएगा कि वो क्या है। अच्छा, एक्चुअली आई एम अ डिप्टी डायरेक्टर इन स्टूडेंट अफेयर्स इन बकाया मेडिकल यूनिवर्सिटी। क्योंकि मैंने अगेन आपको बताया कि एमएस किया पब्लिक हेल्थ साइंसेज में, एंड देन मैंने उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट अपना मेजर रखा था, एंड करंटली मैं उसके अंदर फिर मैंने सोचा कि मैं मास्टर्स भी परस्यू करूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। करंटली आई एम इनरोल्ड इन दैट। तो बेसिकली उसमें मेरा रोल ये है कि जितने भी रिलेटेड टू स्टूडेंट्स वर्क होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जितने वर्क होते हैं, मैं वो हैंडल करती हूँ उधर, एंड प्लस स्टूडेंट काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग, एकेडमिक काउंसलिंग, स्पेशली एकेडमिक काउंसलिंग, क्योंकि हमारी क्योंकि मेडिकल रिलेटेड फील्ड है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर आपको पता है कि बच्चे कितने ज़्यादा एंजाइटी उन्हें हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है कि हमारे प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हम किस तरह पहले आप जिन बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो हम क्या करेंगे। तो बेसिकली उसके अंदर एकेडमिक काउंसलिंग की बच्चों को बहुत 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 नीड होती है। तो आई एम डूइंग ऑल दैट मेरा, हाँ यस, एंड प्लस इसमें भी पब्लिक हेल्थ को अगर हम इम्पोज करें तो इसके अंदर ये है कि आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं, उनकी कैंपेन वहाँ पे करवा सकते हैं, छोटे छोटे कैंप्स लगा सकते हैं जिसमें आप बच्चों को अवेयरनेस दें। और जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जैसे हाउस ऑफिसर्स होते हैं, हमारे हाउस सर्जन्स होते हैं, या फिर जो हमारे 3rd ईयर, फाइनल ईयर, 4th ईयर BDS और MBBS के स्टूडेंट्स होते हैं, आप उन्हें अपनी कैंपेन में शामिल करके उन्हें अपने NGOs वगैरह के अंदर भेज सकते हैं, ताकि उन्हें आइडिया हो कि इसके बाद हम NGOs में भी जॉब कर सकते हैं। हम अगर मैं आपको बताऊं तो बकाई के बिल्कुल नियरेस्ट हैंड्स का एक NGO है विच इज़ वेरी फेमस। तो बकाई वाले उधर भी अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं। NGOs में हमारी डेफिनेटली खुदा की बस्ती है, हमारे डिफरेंट कैंप्स हैं गडाब की साइड पे इधर उधर, तो हम अपने बच्चों को इधर उधर भी सेंड करते हैं ताकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ बकाई रिलेटेड वो ना हो, उन्हें और भी एक्सपोजर हो कि वो और क्या कर सकते हैं। अगर वो अपना क्लिनिक ऑन कर रहे हैं तो वो कैंप्स कैसे लगा सकते हैं, अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं ऑडियंस को अपनी क्लिनिक की तरफ। तो डेफिनेटली अगर हम ये एक्सपोजर उनके एकेडेमिया के ही दौरान देंगे तो डेफिनेटली दिया जाए तो वो इतने कंफ्यूज और परेशान ना हो, बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। Dr. Saiba, mashallah, you're doing a lot of stuff and you're handling everything really well. Thank you so much. It was lovely talking to you. बहुत मजा आया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। आई एम श्योर इस वक्त जितने स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे उनको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि दिस इज़ नॉट इट, मतलब बहुत सारी और चीज़ें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस डिग्री के साथ। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलराइट जी, दिस इज इट फॉर टुडे एंड होपफुली आज का सेशन जो है वो आप लोगों ने सुना हो, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो, नॉट जस्ट टू द स्टूडेंट्स, इवन टू द पेरेंट्स जो अपने बच्चों को आगे इस फील्ड में भेजना चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे जाके जो है डॉक्टर या डेंटिस्ट बने। तो आप भी इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें सोच लीजिए और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, क्योंकि देखिए लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग। कुछ मतलब आप अपनी तरफ से तो प्लानिंग करते हैं, बाकी तो अल्लाह की मर्जी है ना। तो उस प्लान को आप एक फुल फ्लेज प्लान कैसे बना सकते हैं, तो आपको होपफुली इससे गाइडेंस मिली हो। दिस इज इट फॉर राइट नाउ, इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज़।